ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। उसमें हमने टाइट्रेशंस कैरी आउट किए थे और एंड पॉइंट निकाला था। एंड पॉइंट निकाला था किसकी टर्म में? कंडक्टेंस की टर्म में। जो सॉल्यूशंस हमने लिए थे उनका कंडक्टेंस मेजर करते थे। जैसे एसिड और बेसिक टाइट्रेशंस में हमने ले लिया, एसिड को ले लिया था टाइट्रेशन फ्लास्क में और बेस ऊपर से डालते जा रहे थे और कोरस्पॉन्डिंग कंडक्टोमीटर में हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे थे। एंड पॉइंट आता था, एंड पॉइंट को यूज करके हमने सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल लेते थे और नॉर्मेलिटी को यूज करके आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की पीएच मापेंगे और हम लोग बफर मिक्सचर्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर बफर मिक्सचर्स हम लोग करेंगे। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशंस क्या है? तो इसमें दो टर्म है, एक पीएच है, एक सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस होते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। एक दो कंपोनेंट हो सकते हैं या दो से ज्यादा। जैसे पानी लिया, पानी में नमक डाला, अगर वो होमोजेनस मिक्सचर बन गया तो इसको हम लोग बोल देंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशंस, ये आप सबको पता है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आता है पीएच। पीएच की डेफिनेशन आप सबको ऑलमोस्ट सबको पता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि पीएच का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ पीएच, तो पीएच किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, किस लिए? टू रिप्रेजेंट एसिडिक एंड बेसिक नेचर। आप इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू से पीएच की वैल्यूज देख के आप बता सकते हो ये एसिड है कि बेस। यही बोलोगे ना कि सर हाँ पीएच 1 है तो ये एसिडिक है, पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, पीएच 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। ये सबको पता है। नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं सारी बातें बताऊंगा। तो पीएच जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए। तो मैं आपको एसिडिक और बेसिक नेचर पहले बताता हूं। मुझे ये टर्म्स यूज करनी है इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज आपको तो सिर्फ पीएच ही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बताता हूं एसिड एंड बेस कंसेप्ट्स। तो एसिड क्या है और बेस क्या है, तो पहले ये जानते हैं एसिड एंड बेस कंसेप्ट्स। तो पहली चीज, क्योंकि हम लोगों को कैसे पता चले कि कोई सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है, कोई सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है, कैसे पता चले? तो इसके लिए कई सारे कंसेप्ट दिए गए कि आप देख के बता पाओ कि ये एसिड है कि बेस है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज में जो है वो है कौन सा? अर्हीनियस कंसेप्ट। अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मैं फटाफट से बताता हूं। अर्हीनियस कंसेप्ट जो है ये क्या बता, इसके अकॉर्डिंग एसिड वो है विच कैन रिलीज प्रोटॉन, विच कैन रिलीज प्रोटॉन, जो प्रोटॉन रिलीज कर दे वो एसिड। जैसे HCl है, HCl कैन रिलीज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो इट कैन रिलीज प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन कब रिलीज करेगा? जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो इट कैन रिलीज प्रोटॉन। H पॉजिटिव इज प्रोटॉन, यू नो आई थिंक। बेस क्या होता है? विच कैन रिलीज अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, विच कैन रिलीज OH आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। लाइक NaOH है, इसने रिलीज किया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो जो OH आयन जब पानी में डिसॉल्व करे वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो वो बेस है, और प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो एसिड है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था और शायद ये सबको पता भी है। एसिड वो जो प्रोटॉन दे, बेस वो जो OH आयन। इसलिए मैंने बोला अर्हीनियस कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। ठीक है, सेकेंड इज द ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर में अभी पता चल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है विच कैन डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे पाए, और बेस वो है विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। भाई इसने तो बोला बेस दोनों में एसिड तो सेम है,
पर बेस सेम नहीं है। ये तो इसके अकॉर्डिंग तो बेस वो है जो OH आयन देगा, पर इसके अकॉर्डिंग बेस वो भी है जो प्रोटॉन ले लेगा। एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपके पास है HCl और ये है अमोनिया, ठीक है, ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसने इसको, अब देखो HCl तो एसिड है, बट क्या अमोनिया बेस है ये हमें कैसे पता चला? तो ये अर्हीनियस कंसेप्ट पे बेस तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ये किस पे बेस्ड एक्सप्लेन होगा? ब्रोंस्टेड-लोरी। तो ये HCl कैन रिलीज प्रोटॉन, इट कैन डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन दे सकता है। तो और ये क्या करेगा? इसने इसको दे दिया प्रोटॉन, तो क्या बन गया? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, बच क्या गया? Cl नेगेटिव। तो किसने प्रोटॉन लिया? अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, तो इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ब्रोंस्टेड के हिसाब से ये तो है एसिड और ये है क्या? बेस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब उल्टी प्रोसेस देखें, अगर मैं इस एरो को उल्टा कर दूं ऐसे, क्या हुआ है? क्लोराइड आयन ने इससे प्रोटॉन ले लिया, HCl बन गया, अमोनियम आयन ने दे दिया, मतलब जो अमोनियम आयन किससे बना था? अमोनिया से। तो अमोनिया तो क्या था? बेस, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, लेकिन इससे जो स्पीशीज बनी है वो प्रोटॉन दे सकती है, वो प्रोटॉन दे सकती है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन दे सकता है Cl को, तो इट इज दी कॉन्जुगेट, इस बेस का ही, इस बेस से ही बना है, पर ये क्या है? दिस इज एसिड, तो इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। और क्लोराइड आयन जो है ये क्या था? ये एसिड से बना था, और अब ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन ले सकता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो ये इसलिए मैंने बोला था एसिड, कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी बोलते हैं। जो एसिड है, एसिड का काम क्या था? इट कैन रिलीज प्रोटॉन, और साथ में क्या देगा? एक ऐसी स्पीशीज जो इस प्रोटॉन को वापस एक्सेप्ट कर सकती है, जिसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। और अगर मैं कहूं कि बेस, तो बेस क्या करेगा? प्रोटॉन लेगा और क्या बना लेगा? कंजुगेट एसिड। तो ये है, आपको याद रखनी है ये पॉइंट। ये आप अगर आगे MSc जैम, IIT जैम का एग्जाम देते हैं तो याद रहे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा HCl, तो HCl का कंजुगेट बेस क्या है? क्लोराइड आयन। कैसे बनाओगे? एसिड लो, उससे प्रोटॉन निकाल दो। जैसे मुझे कोई कह दे HSO4 नेगेटिव, ये लिख दिया, और वो कह रहा है कि इसका कंजुगेट बेस बताओ, तो क्या करोगे? आप इसमें से प्रोटॉन निकाल दोगे और बचा क्या? SO4 नेगेटिव। तो दिस इज द कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस है और ये एसिड था। आई समझ में? वो कह रहा नहीं मुझे इसका कंजुगेट एसिड चाहिए, तो कंजुगेट एसिड कैसे होगा? HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यू विल गेट H2SO4। तो ये क्या बन गया? कंजुगेट एसिड। ठीक है, मैं कहूँ HF को पानी में डाला तो H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव बन गया। तो ये तो था एसिड, और ये क्या है? इसका कंजुगेट बेस। समझ गए? तो ये दो लाइनें याद रख लेना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। अब तीसरा जो कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा यूज में है, सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। यूज तो हम लोग अरेनियस कंसेप्ट को यूज करते हैं, बट जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स पे अप्लाई हो सकता है वो है कौन सा? वो है दैट थर्ड वन इज द लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट, तो वो है लेविस कंसेप्ट। तो लेविस कंसेप्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो क्या एक्सेप्ट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ले उसको क्या बोलते हैं? एसिड। और बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स ले वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, और ये ले लिया अमोनिया, ठीक है। तो इसके पास अगर देखें, बोरोन के पास शेयरिंग के बाद 6 ही इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट इज हैविंग लोन पेयर, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना सकता है, यू विल गेट BF3। इसने अमोनिया ने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन पेयर इसको, तो ये क्या था, इसने तो काम किया एसिड, इसको लेविस एसिड बोलेंगे, और ये क्या है, लेविस बेस। सो दिस इज लेविस बेस। ठीक है, तो ये एसिड बेस कंसेप्ट आप सबको पता भी थे, पर फिर भी मैंने दोबारा से बता दिए। तो असल में इन एसिड और बेस के बारे में पता करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच यूज किया जाता है। क्लियर है? तो पीएच क्यों यूज कर रहे हैं एसिड बेस को? एसिड बेस क्या होते हैं मैंने सारे पॉइंट बता दिए। अब आगे मैं डायरेक्ट टर्म्स यूज करूंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सवाल आता है कि पीएच स्केल दिया क्यों गया, व्हाई पीएच रिप्रेजेंटेशन वाज प्रपोज्ड। एक्चुअल में पहले पीएच की डेफिनेशन जान लेगा, पहले पीएच की डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर हम लोग बताएंगे कि क्यों ये प्रपोज हुआ। तो दिस पीएच representation was proposed by, this is nothing but an expression, ये representation या expression है, ये कुछ और नहीं है। ठीक है, कि हम लोग ये बता दे तो ये 6 इसका एसिड है, ये इतना 7 ये है वो है, मतलब pH का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ वो एक रिप्रेजेंटेशन देगा। इस नंबर से बता दो कि भाई इसका pH 6 है तो ये एसिड है। ठीक है, ये सिर्फ एक नंबर है, इससे कुछ नहीं पता चलता कि वो कितने गुना दूसरे एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम नहीं बता पाते, ये इसकी लिमिटेशन भी है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पीएच क्या है, इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस पीएच रिप्रेजेंटेशन वाज proposed by सोरेनसन। किसने दी थी ये? सोरेनसन ने इन 1909 में। पीएच जो है ये डिराइव हुआ है, डेनिश वर्ड से आया है, जो है क्या, पोटेंज डी हाइड्रोजन आयन। मैं पहले ही बता चुका हूं पीएच क्या बताता है, एसिडिक नेचर, और एसिड्स क्या, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे। तो पोटेंज डिहाइड्रेशन, पोटेंज का मतलब होता है पोटेंशियल, डी मींस रिमूवल, और हाइड्रोजन आयन यू नो, तो किसी भी सब्सटेंस की तो पीएच क्या है, सो पीएच रिप्रेजेंट्स द ability of any substance to release हाइड्रोजन आयन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो हाइड्रोजन आयन कितना रिलीज कर सकता है, ज्यादा रिलीज कर सकता है कि कम रिलीज कर सकता है, ये वो एबिलिटी बताता है। कुछ लोग इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने सारी पॉइंट्स बता दिए। तो ये चीज, ये कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हम खुद ही कंक्लूड कर लेते हैं ये ज्यादा प्रोटॉन दे सकता है कि कम प्रोटॉन दे सकता है, बस यही हम लोगों को पता होता है। तो पीएच क्या है, तो पीएच स्केल है क्या, मैं बताता हूं पीएच है क्या। तो पीएच की डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई, डेफिनेशन पता होगी बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर दें कि पीएच ये है। मैं आप लोगों को बताता हूं पीएच क्या है। इट इज द नेगेटिव पावर ऑफ 10, इट इज द मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, पर ये पावर नेगेटिव है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10 which must be raised to express hydrogen ion concentration। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 10 की पावर रेज की जाती है, जो नेगेटिव पावर है, उसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ वो नंबर ही क्या है, पीएच है।
It is the magnitude of negative power of 10 which must be raised to express hydrogen ion concentration. इसको लिख के दिखाते हैं ऐसे भाई, अभी लिख दूंगा. और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. तो याद रहे कंसंट्रेशन जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है. दिस इज हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन है. जब ये वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वाटर इज न्यूट्रल, तो ये क्या बना लेता है, ये हाइड्रोनियम आयन. मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन ही क्या है, हाइड्रोनियम आयन है. ठीक है, ये कुछ नहीं. अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो हाइड्रोनियम आयन लिख देते हैं. दिस इज हाइड्रोनियम आयन, मैं नाम भी लिख दूं, हाइड्रोनियम आयन. याद होगा ईएम वर्ड कब लगता है, जब किसी भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो. ठीक है, जैसे इसको भी प्रोटॉन बोलते हैं बट यू कैन कॉल इट एज प्रोटियम आयन. ठीक है, तो यहां से हाइड्रोनियम आयन. तो ये इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के बराबर है. बात एक ही है. ठीक है, चलें अब आगे. तो अब बताते हैं ये क्या डेफिनेशन लिखी गई है. तो देखते हैं भाई बच्चों, आप लोगों को जो भी जहां भी समझ ना आए आप कमेंट में डाल दें, मैं आपको इंडिविजुअली कांटेक्ट कर लूंगा. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर 10 की नेगेटिव है, जो 10 की नेगेटिव पावर है, वही क्या है, pH. आई समझ में. मैं अगर इसको x लिख दूं 10 raised to the power minus x, so what is the pH of it? तो pH of it, अगर ये 10 की पावर x लिख दी गई, मैं इसको हाइड्रोनियम आयन भी लिख दूं भाई. हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो 10 की नेगेटिव पावर है उसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड ही pH है. पर कंडीशन क्या है कि वो किसके बराबर होना चाहिए, ये पावर जो 10 की पावर माइनस x है, ये किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो ये pH इज इक्वल टू x. ठीक है, सो दिस इज pH इक्वल टू x. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ pH. और कर सकते हो आप लोग, आप लोगों को पता है H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस pH ही लिख देता हूं. चलो x लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे. तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन ले लो, पहले लॉग ही ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस x, तो इसको आगे ले आए, माइनस x इंटू लॉग ऑफ 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 10? याद होगा, इतना तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो पावर है 10 की वो log से आगे आ जाती है. दिस log ऑफ a रेज टू द पावर x है, तो इस x को आगे लिख देते हैं x log a. तो दोनों तरफ log लिया था, log ऑफ हाइड्रोजन आयन, log ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस x. तो क्या हो गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माइनस x. माइनस दोनों तरफ ले लेते हैं, कैंसिल हो गया, माइनस इधर पॉजिटिव हो गया. तो व्हाट इज x इक्वल टू pH? pH किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन. हो गया कि नहीं हो गया? तो व्हाट इज pH? तो सेकंड डेफिनेशन आ गई. pH क्या है, यही बच्चों को ज्यादातर याद है. इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन. तो हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग ही क्या है, pH है. आप लोग इस नेगेटिव को इसकी पावर लेके चले जाएं, पावर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां -1 हो गया ना, तो ये इसकी पावर था. तो log ऑफ H पॉजिटिव रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू pH. तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, H पॉजिटिव की पावर -1 मतलब 1 बाय H पॉजिटिव इज इक्वल टू pH. सो दिस इज आल्सो द डेफिनेशन. तो pH क्या है, log ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन. अदरवाइज आप लोग ये दो डेफिनेशंस याद रख सकते हैं. बेटर क्या है कि ये डेफिनेशन याद रखें कि ये वो मैग्नीट्यूड है जो नेगेटिव पावर का, वो मैग्नीट्यूड जो 10 की पावर रेज किया गया है, ताकि वो किसको एक्सप्रेस कर सके, टू एक्सप्रेस दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन.
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। आगे समझ में? तो pH है ये, तो मैं एक साइड में लिख देता हूं ये सारी बातें, ताकि मैं अब आप लोगों को बताऊं कि pH स्केल दिया क्यों गया। ठीक है, होपफुली ये तो समझ ही गए होंगे। तो pH क्या है? इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन, या फिर pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन, या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस pH। ये रिलेशंस आप लोगों को याद रखने हैं, इवन डेफिनेशंस है ये सोरेनसन ने कहा। अब सोरेनसन ने ऐसा क्यों कहा कि वो 10 की पावर लेके चला गया pH को, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा basis of proposal of pH क्यों दिया गया? सोरेनसन के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए pH की फॉर्म में लिखो। भाई हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऐसे ही ले लें, तो समझते हैं भाई स्टूडेंट, ध्यान से समझना। एक्चुअल में एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही तो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो इसका मतलब ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, greater will be acidic nature, उतनी ही एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक नेचर एंड lesser the hydrogen ion concentration, lesser will be acidic nature. Okay, you can also write vice versa, lesser will be acidic nature. Okay, चेक करते हैं अब एसिडिक नेचर। समझ गए? मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही बता देते हैं तो बात पूरी नहीं हो जाती। जैसे कि ये मेरे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और ये वैल्यू है 2 ले लो, 1.5 ले लेते हैं, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। ये है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी एसिड की। कोई एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये है, तो आप कहोगे सर काफी कम है, तो इसको ये क्या है, इसकी एसिडिक नेचर कम होगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान गया। पर आप लोग देखें कि अगर मैं इस 10 की पावर माइनस 5 को लिखना स्टार्ट करूं तो क्या करूंगा, 0.00015 ये नहीं लिखूंगा क्या? दिस इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही है ना? तो क्या ये इट बिकम्स कम्बरसम। अगर मुझे 2-3 की pH याद रखनी पड़ जाए और मैं इतनी बड़ी वैल्यू याद रखूं तो क्या होगा, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि इतनी सारी 0.0000 लगा के चलेंगे। इससे अच्छा है कोई और स्केल आए। तो क्या है, अभी देखो कि तो कहोगे सर ये वैल्यू ऐसी क्यों लिख दी, अभी बताता हूं। तो समझ गए, ऐसे एसिडिक नेचर हम लोग बता सकते थे, जैसे भाई कि सर इसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो इसकी एसिडिक नेचर कम होगी। ठीक है, अब बताते हैं थोड़ा और। ये तो मैंने बहुत सिंपल सी वैल्यू ली है, तुम्हें तो इससे भी छोटी वैल्यूज मिलेंगी। एज वी नो ये हमने पीछे कैलकुलेट किया है भाई। पीछे हम लोग जब कंडक्टेंस स्टडी कर रहे थे वहां पे हमने किया था, कोरल्स लॉ स्पेसिफिकली, वहां पे हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला था। एज वी नो एट 25 डिग्री सेल्सियस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, बताओ कमेंट में डालो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज क्या है, दैट इज Kw एंड दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। याद है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। देखें दिस व्हाट इज Kw, ये वाटर है, वाटर अंडरगोज ऑटोप्रोटोलिसिस। अब ऑटोप्रोटोलिसिस शो करेगा अपने वाटर को ही प्रोटॉन दे रहा है, तो OH आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो अब जो Kw किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ OH आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, OH आयन इंटू हाइड्रोनियम आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन ही क्या है, H पॉजिटिव है,
तो मैं ये भी लिख देता हूँ Kw इज इक्वल टू OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव, यही है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके बराबर है? Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने गुना होता है आयंस। किसके आयंस होंगे? वाटर के। वाटर के आयंस दो हैं, H पॉजिटिव और OH आयन। तो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन OH आयन की कंसेंट्रेशन की गुना कर दो तो वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कंडक्टेंस से, कोलरस लॉ को यूज करते हुए। तो वहां पे हमने निकाली थी ये 10⁻⁻14। ठीक है, अब देखते हैं कि वैल्यू कहां से कहां हो सकती है। अभी मैंने बताया एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, तो यहां से हम कह सकते हैं सो वैल्यू ऑफ, अब ये तो कभी बदलने वाली नहीं, ये तो 10⁻⁻14 ही आएगी। सो वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन, वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कैन वेरी in the range of 10⁻0 to 10⁻⁻14। 10⁻0 से 10⁻⁻14 हो सकती है। आप लोग यहां पे रखें, देखो मुझे चाहिए क्या? Kw इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 10⁻0 ले ली भाई मैंने। कितनी आनी चाहिए मेरी आयनिक प्रोडक्ट? कितनी आनी चाहिए? ये आनी चाहिए 10⁻14। तो ये कब आएगा? जब ये 10⁻14 हो जाएगा, सॉरी -14 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 10⁻⁻14, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻0, तो 10⁻14। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी रेंज में वेरी कर रही है? 10⁻0। किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1। तो 1 × 10⁻⁻14। तो ये तो है मिनिमम वैल्यू कह सकते हो, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, और ये है मिनिमम वैल्यू। भाई 1 इज दी मैक्सिमम वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और मिनिमम है 10⁻14। क्लियर है? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट 10⁻14 के बराबर आना चाहिए। तो वैल्यू 1 से लेकर के 10⁻14। तो मैंने तो यहाँ 10⁻5 लिखा था। अगर मैं 10⁻14 लिखने लगूं तो तुम कहोगे सर -0.0000000 लगाते रहो, 13 जीरो लगाओ। तो क्या ये सिंपल है क्या लिखना? तो आप कहोगे नहीं सर। तो इसीलिए तो यहां से समझ ही गए होगे मैंने जो लिखा था, एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, और इट इज वेरी कम्बरसम, एज इट इज वेरी कम्बरसम, इसको ऐसे समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, या डिफिकल्ट कह सकते हो, हार्ड कह सकते हो। कम्बरसम, CUMBERSOME, कम्बरसम टू रिप्रेजेंट सच लो कंसंट्रेशंस, इतनी लो कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करना कम्बरसम है। हेंस Sorensen proposed pH representation उसने बताई भाई। ठीक है, तो कैसे वाला? जैसे मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है कितनी? 10⁻⁵ है। ठीक है, अब ये तो कम्बरसम हो जाता। अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूं, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻5, तो क्या होगा? व्हाट इज इट? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिखी थी मैंने, दैट इज इक्वल टू pH। इसको आगे ले आओ, माइनस इंटू -5 log 10, तो log 10 तो की वैल्यू 1, तो क्या हो गया? pH कितनी आ गई इसकी? 5। तो आगे के नहीं आगे, तो pH आ गई इसकी 5। क्लियर है? तो ये है, इससे हम अब एक तो 10⁻⁻5 लिखें और एक हम सिर्फ 5 लिखें, तो कौन सा आसान है? इट इज इजी टू राइट दिस। तो यही वजह थी जिस वजह से ये पीएच स्केल को प्रपोज किया गया। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है। पीएच की डेफिनेशन आप सबको पता है, पीएच स्केल क्यों दिया गया वो आप लोगों को मैंने बता दिया। ये जस्ट बात याद रखने की है, लॉजिक क्लियर करने की, अदरवाइज दिस इज नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, दिस विल नॉट बी आस्क्ड।
आप लोग कहीं ये सोचें कि ये तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, अब हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल की। सो व्हाट इज अ पीएच स्केल? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। पीएच स्केल एज वी नो, पहले तो पीएच स्केल की डेफिनेशन लिख देता हूं। द स्केल रिप्रेजेंटिंग pH इन अ सर्टेन रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज में जो pH को रिप्रेजेंट करे इन अ सर्टेन रेंज इज नोन एज pH स्केल। pH स्केल वो जिसके अंदर किसका स्केल बना हुआ हो, pH का, दैट इज pH स्केल। सिंपल सी बात है, पर वो एक रेंज में रहेगा। जैसे आप लोगों ने स्केल सिंपल सोचा होगा, जो लेंथ का स्केल है डिस्टेंस निकालने का, तो उसमें एक रेंज है ना कि भाई मेरे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है, क्योंकि उसकी रेंज 1 से 15 सेंटीमीटर है। तो सेम ऐसे इसकी रेंज है। तो पीएच स्केल ये होता है। एज वी नो एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 14। यही है, क्लियर है? सो hence and the range of hydrogen ion concentration varies from, भाई एक की कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं, दूसरे की अपने आप सेट हो जाएगी। अगर ये 10 की पावर 0 है तो दूसरा 10 की पावर माइनस 14, अगर ये 10 की पावर माइनस 1 है तो दूसरा 10 की पावर माइनस 13, क्योंकि टोटल 10 raised to the power minus 14 आना चाहिए। तो एंड द रेंज ऑफ H पॉजिटिव आयन वेरीज फ्रॉम 10 raised to the power 0 to 10 raised to the power minus 14। ठीक है? Hence the pH scale is in the range of 0 to 14। अभी बताता हूं कैसे। तो जो स्केल बनेगा यहां पे वो 0 से 14 तक का बनेगा भाई। यहां पे 0 और यहां पे 14। क्लियर है? 0 से 14। अब पॉइंट क्लियर करता चलूंगा। ऑलमोस्ट सबको पता है कि कितना पीएच एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा। जनरली स्केल कोई भी 1 से स्टार्ट होता है, पर ये 0 भी इंक्लूड किया जाता है। ये मॉडिफाइड स्केल मैं बता रहा हूं। ज्यादातर लोग कहते हैं 1 से 14, क्योंकि कोई भी स्केल हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये 0 से हम लोग, ये बाद में मॉडिफाई कर दिया गया, क्योंकि 10 की पावर 0 भी हो सकती थी। ठीक है? वैल्यू आगे और भी जानोगे। आप लोगों को मैं बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग, सोरेनसन सोच रहा था ये बातें, तो अगली और जान लेंगे। तुम लोग खुद ही कह दोगे सर ये भी तो वैल्यू हो सकती थी। तो चेकआउट करते हैं। तो पीएच कितनी है, कैसे आई, तो वो देखते हैं भैया। एस pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration. If H positive ion concentration is equal to 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 0, तो क्या हो गया? pH is equal to negative log of 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 is 1, 10 की पावर 0 is 1, log 1 की वैल्यू 0, तो pH कितनी आ गई भाई? 0। तो pH 0 आ गई जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, 10 की पावर 0। इफ सबसे मिनिमम लेते हैं, इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 14, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी? 10 raised to the power minus 14। इसको आगे ले आओ तो 14 log 10, log 10 की वैल्यू है 1, तो दिस इज pH। तो pH वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो pH इज इक्वल टू 14। तो 0 से 14 तक का स्केल आ चुका है, पता होगा, समझ गए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रेटर दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, छोटी सी बात है, ग्रेटर दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ग्रेटर विल बी एसिडिक कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा
ठीक है, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कह देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे 10⁻�0 और यहाँ पे 10⁻⁻14। ये मैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी साथ ही लिख रहा हूँ बस स्केल के ऊपर, ठीक है। तो 10⁻0 से 10⁻⁻16, तो इसका मतलब एज 10⁻0 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट, hence it represents the highest acidic strength। तो हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कब मिलेगी? जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻0 है। इस स्केल के हिसाब से आयनिक प्रोडक्ट जो सोरेनसन सोच के चल रहा है, ठीक है, 10⁻0 तो यही रहेगी। सो pH इक्वल टू 0, 10⁻0 पे pH कितना है? 0 रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है pH 0। एस, अब बात करते हैं एज 10⁻⁻14 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज लोवेस्ट। तो ये तो सबसे कम ली गई है भाई, 10⁻14 जो इस स्केल में जो सोरेनसन जो सोच रहा है इज लोवेस्ट, हेंस इट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ और हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। ये कह सकते हो भाई जो एसिड कम है तो वो बेस ज्यादा है, हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। सो pH इक्वल टू, इसके कोरस्पॉन्डिंग pH कितनी है? 14 है, तो pH इज इक्वल टू 14 रिप्रेजेंट्स दी हाईएस्ट, या तो लिस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दूं, लिस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ और हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, यही होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इधर, सॉरी घट रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है, सो इट इज डिक्रीजिंग। तो क्या बढ़ रहा है? pH इज इंक्रीजिंग। क्या बढ़ रही है भाई? pH इंक्रीज हो रही है। तो क्या बढ़ता चल रहा है? एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्या हो रही है? इट इज डिक्रीजिंग। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? समझ रहे हो ना? pH 0 एसिडिक को दिखा रहा है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एसिडिक नेचर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिक नेचर। ठीक है, तो अब और आगे चलते हैं। एज वाटर इज न्यूट्रल, अभी स्केल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और आ रही है। एज वाटर इज न्यूट्रल, वाटर क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूट्रल कोई चीज कब होती है? जब जितना वो प्रोटॉन दे पाए उतना ही OH आयन भी हो, मतलब तो इज न्यूट्रल, हेंस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन। अब देखो Kw किसके बराबर था? 25 डिग्री सेल्सियस पे H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं x, इसकी कंसंट्रेशन मान लिया, यहाँ पे इसकी x कंसंट्रेशन थी, इसकी x, तो 10⁻⁻14 हो गया, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख सकते हो लेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू x एंड OH आयन इज इक्वल टू x। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 10⁻⁻14। तो x कितना हो गया? स्क्वायर रूट ले लें, 10⁻⁻7। आगे की वैल्यू नहीं, आगे 10⁻⁻7 आ गया। तो इस व्हाट इज x इक्वल टू? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो दैट इज 10⁻⁻7। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7, यही कह सकते हो। इस 7 को आगे ले आओ, ये pH हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 7। सो आप कह सकते हो वाटर न्यूट्रल है, और न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर है, वो हमने x मान ली, तो कितनी है कंसंट्रेशन? सो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस
So for neutral solutions क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशंस एट 25 डिग्री सेल्सियस pH इज इक्वल टू 7. pH है कितना? 7. तो ये आ गया 7. दिस इज न्यूट्रल. ये आ गया न्यूट्रल. क्लियर है? तो इसका मतलब 7 से नीचे इधर जा रहे हो, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. तो इसका मतलब द सॉल्यूशंस हैविंग pH less than 7 are acidic and solutions having pH greater than 7 are basic in nature. मेरे हिसाब से pH स्केल आप सबको क्लियर हो गया होगा. इसमें कोई बड़ी इश्यूज थे नहीं. तो यहां से मैं लिख रहा हूं, क्या लिख सकते हैं? pH जो है जितना बढ़ेगा, जितना pH इंक्रीजेस उतनी ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. और इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. ठीक है? pH घटा मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, उल्टी चीज चल रही है, आप देख सकते हो. तो इतना ही एसिडिक कैरेक्टर increases. So these are the two conclusions जो आपको याद रखने हैं. वैसे आप सबको पहले से पता भी होंगे, तो this is not so difficult. So now we proceed. अब हम लोगों ने स्केल तो देख लिया है. अब मैं एक बार छोटी छोटी बातें और बता दूं आप लोगों को. POH क्या है, pKa क्या है, फिर we will discuss about the effect of temperature और कुछ limitations. Okay, start करते हैं. तो पहले हम लोग POH and POH, pKa and pKb ये वैल्यू और जान लेते हैं ये क्या है. ठीक है? POH क्या है? POH is the negative log of hydroxyl ion concentration. OH आयन का नेगेटिव लॉग. pKa क्या है? याद रहे P स्मॉल लेना है, बाकी कैपिटल्स है. तो pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka. अभी बताऊंगा Ka क्या है. pKb होता तो नेगेटिव लॉग ऑफ Kb. आप लोग यही रिप्रेजेंटेशंस यूज कर सकते हैं और कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको यूज नहीं करनी है. समझ में आई बात? तो मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज Ka. Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड. डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स. ठीक है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड्स भी बोल देते हैं. आयनाइजेशन कांस्टेंट इज द बेस्ट टर्म, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड मोस्ट एक्यूरेट टर्म. आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स ये ज्यादातर ये कब यूज किया जाता है? जब वीक एसिड्स आए. तो याद रहे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन is equal to the concentration of strong acid. जो strong acid की concentration है वही concentration acid हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की होगी. जैसे मान लो मेरे पास 10⁻⁻² मोलर HCl है, ये HCl है, तो वो कहे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये पूरा का पूरा टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव पे. ठीक है? तो इसकी कंसंट्रेशन जो इसकी कंसंट्रेशन थी वही इसकी, क्योंकि पूरा टूटा. इसकी कंसंट्रेशन भी वही 10⁻⁻² मोलर. लेकिन बट फॉर वीक एसिड्स द concentration of H positive ion is lesser than concentration of acid की जो concentration है वो उससे कम है, क्योंकि वो पूरा नहीं टूटता. फॉर एग्जाम्पल लाइक एसिटिक एसिड, क्या ये पूरा टूटेगा क्या? तो ये एसीटेट आयन में टूटेगा प्लस H पॉजिटिव आयन में टूटेगा. तो इसके लिए मान लो टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी C थी, तो T टाइम के बाद क्या हो गया? टूट गया. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा. तो व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू? दैट इज इक्वल टू C अल्फा.
तो ये C अल्फा के बराबर है। अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? यू विल हैव टू यूज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये आपको यूज करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो दिस इज Ka इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यही होगा। इतना तो याद होना चाहिए, पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ा चुके हैं पहले भी। तो C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, यही लिखा ना इक्विलिब्रियम पे। इसकी C माइनस C अल्फा कंसंट्रेशन है, एसिटिक एसिड की, एसीटेट की है C अल्फा और हाइड्रोजन आयन की भी C अल्फा। तो C अल्फा कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Ka। तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता हो, इसकी वैल्यू पता हो, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आते ही आप लोग क्या निकाल लेंगे? कंसंट्रेशन तो हमें पता थी। मान लो कि जैसे इसकी 10 रेज़ टू द पावर -2 थी, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू अल्फा। अब अल्फा कहाँ से आया? अल्फा यहाँ से आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू Ka इंटू 1 माइनस अल्फा बाय C और इसका अंडर रूट, यही होगा ना अल्फा स्क्वायर। तो Ka 1 माइनस अल्फा, वीक एसिड है तो बहुत अल्फा की वैल्यू इज मच मच लेसर देन 1, एक से बहुत कम है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। तो आगे के नहीं आगे वैल्यू, Ka बता दिया, C बता दिया, तो अल्फा की वैल्यू आगे पुट कर दो। आया समझ में? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे आप क्या निकाल सकते हो? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फिर आप pH निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? तो दिस इज Ka। लाइकवाइज Kb क्या है? Kb भी क्या है? इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, फॉर बेसिस, या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द बेसिस। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगी? इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन है, मान लो 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर NaOH ले लिया, तो ये क्या आ जाएगी? NaOH पूरा टूटेगा सोडियम आयन में और OH आयन में, तो दोनों की कंसंट्रेशन, अब NaOH नहीं बचा, अब Na पॉजिटिव और OH आयन, क्योंकि वो उसी कंसंट्रेशन में है, उसी रेशो में है, तो इसीलिए दोनों की कंसंट्रेशन सेम आएगी। लेकिन बट फॉर वीक बेसिस के लिए क्या रहेगी? द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज लेसर देन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिस। बेस की जो कंसंट्रेशन है उससे कम होगी। जैसे कि हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, this you will get is ammonium ion plus OH ion, सेम वही C माइनस C अल्फा। तो यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? C अल्फा। तो अगर इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Kb लेना पड़ेगा। तो Kb के लिए दिस इज OH आयन, दिस इज अमोनियम आयन, लिख दिया, डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वैल्यूज पुट कर दें, बाकी तो सभी कुछ सेम ही है। दिस इज ओनली Kb। तो ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू Kb बाय C आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो OH आ जाएगा। तो समझ में आई बात? Ka कब यूज करेंगे, Kb कब यूज करेंगे? Ka वीक एसिड, Kb वीक बेसिस, दैट्स इट। आई समझ में? अब इनका रिलेशन क्या है? हाउ डज Ka, Kb एंड Kw रिलेटेड टू ईच अदर? तो स्टार्ट करें। तो लेट अस स्टार्ट। तो हेडिंग डाल लें। तो ये मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही होगी बच्चों कि क्या है pH और pH कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। रिलेशनशिप बिटवीन Kw, Ka एंड Kb। ठीक है, करें स्टार्ट। कर रहे थे, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं। ये H2O ले, H2O टूट गया किसमें? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो Kw किसके बराबर आ गया? H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। लेट दिस बी द इक्वेशन 1। ठीक है, अब कोई भी वीक एसिड ले लें। याद रहे Ka और Kb ये सिर्फ कब यूज करने हैं? जब वीक एसिड है। Let we have an acid, वीक एसिड, कोई भी एक वीक एसिड ले लें। तो वो ले लिया लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में टूट जाएगा?
एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। तो दिस इज द एसिड और ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस। ये है एसिड और ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये बेस फिर ले लेंगे, पहले एसिड ले लेते हैं। तो व्हाट इज Ka फॉर इट, इसके लिए Ka क्या आ जाएगा एसीटेट आयन इनटू H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सो लेट दिस बी द इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, अब कंजुगेट बेस ले लेते हैं एसीटेट आयन और इसको पानी में डाल देते हैं। क्या बना लेगा ये, यू विल गेट एसिटिक एसिड प्लस OH आयन। ठीक है, सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस, मतलब बेस ले लिया। पहले लिया था वीक एसिड, ये जो इसका कंजुगेट बेस जो हमने लिया है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा। किससे ले लिया, वाटर से। तो अब क्या आ जाएगा Kb फॉर इट, क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड divided by the concentration of OH ion divided by the concentration of acetate ion। हो गया, let this be equation 3। तुम में से कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर वाटर छोड़ दिया, तो वाटर, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट, तो वही लिखा है मैंने Kb। तो ठीक है, तो Kb भी आ गया। अब क्या करो 2 into 3 कर दो, 2 गुना 3 कर दो भाई। ठीक है, तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा Ka डॉट Kb इज इक्वल टू किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। तो एसीटेट से एसीटेट कैंसिल, एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, दैट इज Ka डॉट Kb। लेट दिस बी इक्वेशन 4। कंपेयर कर दो 1 और 4 को, तो 1 और 4 को कंपेयर करोगे तो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव Kw है, तो Kw इज इक्वल टू Ka डॉट Kb। तो आ गया कि नहीं आ गया। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Ka एंड Kb, सो दैट इज इक्वल टू Kw इज इक्वल टू Ka एंड Kb। आई समझ में, क्लियर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। pH और POH के बीच का रिलेशनशिप जान लेते हैं एक बार। रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH, याद होगा pH और POH के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब आपको जानने ही जानने हैं। तो pH क्या है बता सकते हो, इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, एंड POH क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन। ओके, एज वी नो Kw किसके बराबर है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14। नेगेटिव लॉग ले दो दोनों तरफ, तो नेगेटिव पहले लॉग ही लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻14। अब लॉग ऑफ A इंटू B को क्या लिखोगे, लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, आगे ले आओ -14 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी 1 है, तो log अब नेगेटिव है तो दोनों तरफ नेगेटिव कर दो, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 log 10 की वैल्यू इज 1। व्हाट इज नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव pH, व्हाट इज नेगेटिव log ऑफ OH पॉजिटिव POH। भाई विद नेगेटिव साइन आएगा ना, तो POH हो गया इज इक्वल टू 14। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH, अगर आपको सिर्फ pH पता चल जाए तो POH 14 माइनस pH कर देना, पर याद रहे दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे और किसी टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होने वाला है, समझ गए। सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। होपफुली क्लियर है, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ pH स्केल, लिमिटेशंस ऑफ pH स्केल। तो pH स्केल की लिमिटेशंस क्या क्या हैं ये अब हम लोग जानते हैं भाई। तो लिमिटेशंस क्या हैं pH स्केल की, तो सबसे पहले ही लिमिटेशन से रूबरू होते हैं। तो पहली लिमिटेशन ये है कि दी
values of pH obtained for different solutions do not help in predicting the comparison of acidic nature of solutions and concentration of solutions और उनकी एसिडिक नेचर को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं? लाइक वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन pH इक्वल टू 1 एंड वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन pH इक्वल टू 2। यही है, एक है मेरे पास pH सॉल्यूशन 1 और एक pH है 2। अगर कोई मेरे से पूछे तो मुझे साफ पता चलता है ये दुगनी pH का सॉल्यूशन है। तो इससे क्या मैं ये पता कर पाऊंगा कि क्या वाकई में ही ये इससे दुगना या आधा एसिडिक है? तो चेक करते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो pH क्या है? फॉर एग्जांपल पहला केस बता रहा हूं। पहला क्या था? एसिडिक नेचर को कंपेयर कर सकता है क्या? इसका मतलब इसकी डबल pH है इससे, तो इसका मतलब क्या है? इसमें आधी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें ये कैसे? pH क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस pH, यही तो था। तो pH की वैल्यू कितनी है? 1, तो 10 की पावर माइनस 1। ये हाइड्रोजन एसिड 1 है किसी सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन A ले लेते हैं, सॉल्यूशन 1, और ये सॉल्यूशन ले लिया 2। ठीक है भाई, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। H पॉजिटिव आयन ये 1 और इसकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 की पावर चढ़ा दो बस इसको, माइनस 2। तो दिस इज 2। कंपेयर करना इसको, H पॉजिटिव आयन 1 डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन 2 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। तो कितना आ गया? इसको ऊपर जाओगे तो 10 आ गया। तो H पॉजिटिव आयन 1 कितने गुना ज्यादा स्ट्रेंथ लिए बैठा है? इज इक्वल टू 2 टाइम, 10 टाइम। यहां से तो लिखता था कि आधा होगा, पर असल में पहला जो सॉल्यूशन है वो दूसरे सॉल्यूशन से 10 गुना ज्यादा प्रोटॉन कैरी करता है। आई समझ में बात? तो ज्यादा एसिडिक है। तो पहली बात तो ये प्रेडिक्शन गलत हो जाती अगर मैं कहता हाँ भाई 2 से ये डबल है, जो पहला सॉल्यूशन है वो दूसरे सॉल्यूशन से डबल एसिडिक है, लेकिन नहीं, दैट इज 10 टाइम। ओके, नेक्स्ट आती है, इसी में दूसरा पॉइंट भी बताता हूं। दूसरा कंसंट्रेशन की भी बात कर लें। जैसे कंसंट्रेशन है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोलर HCl है, और एक है मेरे पास 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मोलर HCl है। दोनों ही HCl हैं, दोनों ही मेरे पास वैल्यूज आपको दिख रही है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन 1 है ये इससे कितने गुना ज्यादा एसिडिक है? इससे 100 गुना ज्यादा एसिडिक है। तो क्या pH भी इतनी आएगी? तो अभी देखते हैं pH। तो यहां पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, वही कंसंट्रेशन यहां भी H पॉजिटिव, दिस इज 2, दिस इज व्हाट, दिस इज 1, ओके, इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। यही है भाई 2 की। अब जो नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज pH। तो यहाँ पे pH कितनी आ गई? 2, और ये pH कितनी आ गई? 4। तो चेक कर सकते हो। तो इसकी ये जो पहला सॉल्यूशन था वो उससे 100 गुना ज्यादा एसिडिक है, 100 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन ले रहा है। ये 10 की पावर माइनस 4, ये 10 की पावर माइनस 2। तो चेक कर सकते हो आप लोग। तो ये 100 गुना ज्यादा एसिडिक है, लेकिन उसकी pH तो इससे जस्ट हाफ है। तो क्या सही कंपैरिजन कर पा रहा है क्या? द वैल्यू ऑफ pH obtained for different solutions do not help in predicting the comparison। अगर मुझे कंपेयर करना हो, कंपैरिजन को प्रेडिक्ट करना हो, तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ऑफ एसिडिक नेचर, तो मैं एसिडिक नेचर को कंपेयर नहीं कर सकता और कंसंट्रेशन को कंपेयर नहीं कर सकता कि भाई चलो कंसंट्रेशन दे दो मैं pH बता दूंगा, या मुझे pH बता दो मैं उनकी कंसंट्रेशन बता दूंगा। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन है
द सॉल्यूशंस हैविंग, अब शुरुआत करते हैं वही स्केल से। स्केल हालांकि लिमिटेशन उसकी मैं फिर बता दूं, स्केल हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमने 0 ले लिया, मॉडिफाई कर लिया था, बाद में सोरेनसन ने ही मॉडिफाई कर दिया था एक्चुअल में। तो ये था 0 और यहाँ था ये 14, ठीक है, यही वैल्यूज आ रही थी ना हमारी पीएच स्केल के अंदर। द सॉल्यूशंस हैविंग हाई कंसंट्रेशन लाइक 1 molar, 2 molar, etc. can have negative pH value as well. Negative pH value as well. उनकी नेगेटिव पीएच वैल्यू भी आ सकती है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास है 1 मोलर HCl, ये तो 1 मोलर पे तो इट विल बी जीरो, तो ये इट इज मोर देन 1, तो ये 2 3, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास है 10 मोलर ले लिया, 10 मोलर HCl, तो व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू 10 आ गई। अब क्या करेंगे, तो नेगेटिव लॉग ले दो, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10, यही हो गया। तो व्हाट इज इट, दिस इज pH, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉग 10, -1 आ गई। तो pH की वैल्यू क्या आ गई, -1, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द स्केल। क्या स्केल में दिखाई गई है क्या, इसमें तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो फिर ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये हो सकती हैं पीएच के अकॉर्डिंग, 0 भी हो सकती है, हालांकि 0 को मैंने इंक्लूड कर लिया इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा। तो ये लिमिटेशन है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लिमिटेशन है इसकी, और वो क्या है, द सॉल्यूशंस हैविंग वेरी लो कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशंस having very low concentration, जब उनकी बहुत कंसंट्रेशन है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10 raised to the power -8 मोलर, अगर 10 की पावर -8 मोलर से कम या बराबर है, the solutions having very low concentration do not predict the solutions having very low concentration do not have the correct pH value, do not have the correct pH value as calculated by as measured by एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से हम लोग निकालते हैं वो सेम वैल्यू आती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 raised to the power -8 मोलर HCl, तो इसकी तुम्हारे हिसाब से या पीएच स्केल के हिसाब से क्या आएगी, 10 की पावर -8 मोलर है, तो नेगेटिव लोग ले दें, वैसे तो आप लोगों को पता पावर ही है, H इज इक्वल टू 8 आ गया, तो व्हाट इज पीएच वैल्यू इक्वल टू 8, तो ये तो HCl है, HCl इज एन एसिड, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला ये तो एसिड है भाई, और यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं 8, pH 8, तो क्या करेक्ट है क्या, तो करेक्ट नहीं है। तो अब इसको कैसे करेक्ट करें, तो यहाँ पे नोट में नोट कर लेना है बच्चों, आप लोगों ने नोट में याद रखना। सो इन सच सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन 10 raised to the power -8 मोलर से कम या बराबर है, सच सॉल्यूशंस हैविंग लेस देन 10 की पावर -8 मोलर कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर must be added to the concentration of हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड्स, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पानी की है, वो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन एसिड की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में ऐड करनी है। एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल 10 की पावर -8 मोलर HCl दे दिया जाए, तो क्या करना है, HCl टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है और बहुत डाइल्यूट है, तो वाटर भी तो टूटेगा, तो वाटर टूटा H पॉजिटिव OH आयन,
तो HCl की तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या थी 10⁻⁻8 एंड व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है 10⁻⁷। अभी निकाली थी, पीछे हम न्यूमेरिकल कर रहे, पीछे जो रिलेशन निकाल रहे थे। तो व्हाट इज द टोटल हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, दिस इज द टोटल हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग ले दें, तो नेगेटिव लॉग ऑफ, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेंगे कैसे, पहले इसको तो सिंप्लीफाई कर लेना। तो क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 10 × 10⁻⁻8 -7 ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, 10⁻⁻8 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 10, तो कितना आ गया 11 × 10⁻⁻8, दिस इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ले दें, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 11 माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, व्हाट इज इट, दिस इज पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ 11 और इसको आगे ले आओ प्लस 8 log 10, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू इज अराउंड 1.3, कितनी है ये, लगभग 1.3 है। ये क्योंकि log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इट विल बी मोर देन 1, तो लेट इट बी -1.3, दिस इज 8, सो दिस इज pH। घटा दो 8 में से 1 गया, कितना आ गया 6.7, तो pH आ गई कि नहीं आ गई, 7 से नीचे, 7 से नीचे आ गई कि नहीं आ गई। तो हमें तो वहां से कितनी निकाली थी 8, तो जो pH स्केल से डाइल्यूट सॉल्यूशन की डायरेक्ट pH वैल्यू जो निकालते हो ना, वो आपको सही वैल्यूज नहीं देंगे, उसके लिए आपको ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ pH स्केल। लास्ट टॉपिक है pH का, वो है क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सबको अच्छे से आना चाहिए। इफेक्ट ऑफ pH ऑन टेम्परेचर, pH ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे pH पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। सो दिस इज H2, तो क्या आया, H पॉजिटिव OH आयन में टूटा और ये एट 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस पे था, और इनकी गुना आई कितनी, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14, यही आई ना, यही आई। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, वाटर बढ़ता जाए, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अगर वाटर की डिसोसिएशन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड हेंस कंसंट्रेशन ऑफ किसकी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH आयन इंक्रीजेस, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, अगर आप इसको हीट दोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ी तो क्या होगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ KW की वैल्यू बढ़ा देगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ KW, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर आयनिक वैल्यू बढ़ गई तो देखना अभी क्या होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो KW की वैल्यू है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ KW एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर देते हैं भाई। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो डिसोसिएशन कम, तो कंसंट्रेशन भी कम और KW की वैल्यू भी कम, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस KW क्या होगा, तो KW की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻14 से भी कम आ जाएगी, तो इट इज 10⁻⁻15। और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ वाटर ही ले लेते हैं, pH ऑफ वाटर कितनी आएगी अब 7.5, दैट इज द न्यूट्रल pH। अब स्केल जो आएगा वो कितना आएगा, 0 से 15, न्यूट्रल पॉइंट आएगा 7.5।
अगर इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं कोई और वैल्यू ले लें, जैसे कि हमने टेम्परेचर ले लिया है 25 डिग्री था ना ये, लेट वी आर हैविंग एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे ले लो। 30 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -14 से कम आ गई, लाइक इट इज 10 रेज़ टू द पावर -13। तो अब pH ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 6.5 हो जाएगी कि नहीं, बढ़ गई ना K की वैल्यू, 10 की पावर -14 से बढ़ गई, 10 की पावर -13 होगी। और बॉडी टेम्परेचर, एट बॉडी टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, पता होगा ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए pH कितनी है, pH ऑफ आवर बॉडी या न्यूट्रल सॉल्यूशन की 6.8 है। चेक कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 30 से 37, वैल्यू क्या होगी, अगर आप कम करते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी pH की, समझ रहे हो, तो डिसोसिएशन बढ़ेगा तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, स्केल चेंज हो जाएगा। आप लोग बता सकते हो पावर कितनी आएगी, पावर कितनी आ जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर -6.8 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 13.6 आ जाएगा, ये 13 था, ये कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -13.6, तभी तो आया ना ये। ठीक है, मैं ऐसे लिख नहीं रहा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकाल भी सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट, दिस इज ऑल अबाउट द pH ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो pH ऑफ सॉल्यूशंस हमारा खत्म हो गया है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि बफर सॉल्यूशंस भी करवाऊंगा, पर क्योंकि एक बार में ये वीडियो लगा देते हैं फिर हम लोग बफर सॉल्यूशंस, छोटा ही टॉपिक है बट वो भी अभी दे रहा हूँ आप लोगों को, बट वो अगले वीडियो में आ रही है, तो साथ ही चलेंगे दोनों, पार्ट 1 पार्ट 2। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अभी मिलते हैं, बाय। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज बफर सॉल्यूशंस और बफर मिक्सचर्स। एक्चुअल में जो पिछले वीडियो जो हमने किया था अभी उसमें हमने pH सॉल्यूशंस के बारे में, pH ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। pH ऑफ सॉल्यूशन बताती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है। अगर आप जो सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे हमने मान लो ये एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन को स्टोर करके रख दिया, इसकी एक पर्टिकुलर pH थी, हमने इसको स्टोर करके रख दिया इस बोतल में, हमने इसको बंद करके रख दिया, ठीक है, बंद कर दिया, रख दिया। अब आपको पता है कि जो ग्लास है वो क्या है, वो बोरोसिलिकेट है, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं, ये जनरली एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ जो इम्प्योरिटीज हैं, एल्कलाइन इम्प्योरिटीज किस में आ जाएं, इसके सॉल्यूशन के अंदर आ जाए, हो सकता है ना ऐसे, तो इसकी वजह से इसकी pH क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इवन अगर हम इसको खुला छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व हो सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना लेगी, और कार्बोनिक एसिड की वजह से फिर से ये एसिडिक हो जाएगा, तो भी इसकी pH चेंज हो सकती है। तो हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे जिनके अंदर हम थोड़ा बहुत एसिड या थोड़ा बहुत बेस डाल दें और उनकी पीएच चेंज ना हो, और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस which resist the change in pH, change in their pH values on addition of small amount of acids or bases are buffer solutions। उनको बोला जाता है बफर सॉल्यूशंस, जिनके अंदर हम थोड़ा बहुत एसिड डाल दें या थोड़ा बहुत बेस डाल दें तो उनकी पीएच चेंज ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है क्या, बफर सॉल्यूशंस या बफर मिक्सचर्स। अब ये कितने टाइप्स के हैं, तो ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तभी हमें ज़्यादा पता चलेगा, एक बार पता चल जाए सॉल्यूशंस की टाइप क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस को बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है।
तो सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सब्सटेंस, जो एक ही सब्सटेंस से बना हो उसको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सब्सटेंस, जो एक ही कंपाउंड हो जिसके अंदर, वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो इस टाइप के अंदर, इन these type of buffer solutions, the salts consisting of buffer solutions, the salts consisting of weak acid and weak base आर इंक्लूडेड। इसमें एक ऐसे साल्ट का सॉल्यूशन इंक्लूड किया जाएगा, ऐसे बफर सॉल्यूशंस में ऐसे साल्ट के सॉल्यूशंस इंक्लूड किए जाते हैं जिनमें वीक एसिड और वीक बेस से जो बना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमोनियम एसीटेट, ये एक क्या है, दिस इज अ बफर सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सब्सटेंस, ये सिंगल सब्सटेंस से बना हुआ बफर सॉल्यूशन है। तो ये देखें इसमें कैसे बना है, ये एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस हो गया, और इन्होंने क्या बना लिया है, दोनों ने आपस में रिएक्ट करके अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। तो ये एक ऐसा साल्ट है जो साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना है। तो ये इस कैटेगरी के अंदर, इस टाइप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सब्सटेंस इंक्लूड दी बफर सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ साल्ट कंसिस्टिंग ऑफ किससे, वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट, नाम भी लिख देता हूं, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, हालांकि बीएससी के स्टूडेंट्स हो आप लोग इजीली ये नाम तो बता सकते ही हो, ठीक है। दूसरा आता है सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर्स ज्यादातर आपको यही पढ़ने होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ मिक्सचर्स। तो इसके अंदर सिंगल सब्सटेंस नहीं रहेगा। इन दिस कैटेगरी the solution is consisting of किससे बना होगा, consisting of more than one substance, एक सब्सटेंस से ज्यादा के बने होते हैं, ठीक है। इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, these are further classified into two types, दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, इनटू टू टाइप्स। पहला है, फर्स्ट इज ए, कैपिटल ए, एसिडिक बफर मिक्सचर या एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक बफर मिक्सचर और एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये किससे बने होते हैं, द बफर सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ वीक एसिड, वीक तो एसिड होगा, एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, आर known as एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। जो बफर सॉल्यूशन किससे बना हो, वीक एसिड से। फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से समझते रहे होगे तो इजीली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये है क्या, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअल में इसमें कंसेप्ट तो आगे आएगा। तो फॉर एग्जांपल लाइक ले लिया हमने एसिटिक एसिड, वीक एसिड हो गया, वीक एसिड प्लस किसका साल्ट लेना है, इसी वीक एसिड का साल्ट किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सोडियम एसीटेट। तो ये किस से मिलके बना है, ये साल्ट है एसिटिक एसिड प्लस NaOH, इन दोनों से मिलके बना है। तो ये तो हो गया वीक एसिड और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस।
तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जो वीक एसिड, एंड दिस इज साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस अ साल्ट, तो ये साल्ट बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा आता है बी इज द बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो द बफर सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ वीक एसिड की बजाय अब सिर्फ एसिड की जगह पे बेस लिख देते हैं, वीक बेस एंड साल्ट ऑफ वीक बेस विद salt of weak base and strong acid are known as basic buffer solutions. For example ले लेते हैं, तो क्या लिया है इसमें आपने weak base, तो like अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, so this is a weak base plus अमोनियम क्लोराइड ले लिया, तो this is a salt of weak base and strong acid। कैसे है, this is ammonium hydroxide plus HCl, hydrochloric acid, this is strong acid and this is a weak base, this is strong acid, इन दोनों से मिलके ये साल्ट बना है, तो ये है बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर? होपफुली इसमें कुछ है, था भी नहीं ऐसी बात कि सॉल्यूशंस क्या हैं, ये हमारे पास एसिडिक मिक्सचर हो सकते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो सकते हैं, या बेसिक। एसिडिक में वीक एसिड लेना है और साल्ट लेना है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर में वीक बेस साल्ट लेना है वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सिंगल सब्सटेंस में दोनों के दोनों आपने सेम लेने, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, और वो है क्या, दैट इज द बफर एक्शन। बफर एक्शन, बफर एक्शन क्या है, एक्चुअल में बफर कैसे काम करेगा, कैसे बफर जो सॉल्यूशन है वो पीएच चेंज नहीं होता। जब हम किसी चीज में एसिड डालें तो उसकी पीएच कम हो जानी चाहिए, किसी में बेस डालें तो उसकी पीएच बढ़ जानी चाहिए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बफर सॉल्यूशंस में हम एसिड या बेस थोड़ा थोड़ा डाल दें तो उससे उसकी पीएच चेंज नहीं होती है, उससे उसकी एसिडिक या बेसिक नेचर चेंज नहीं होती है। तो ऐसा कैसे, तो वही दैट इज नोन एज द बफर एक्शन। तो बफर एक्शन क्या है, द प्रोसेस और mechanism followed by buffer solution to resist change in pH on addition of small amount of acid or base is known as बफर एक्शन। तो क्या मैकेनिज्म है कि वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने तीन टाइप के पढ़े थे, एक सिंगल सब्सटेंस के, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। तो तीनों में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले है, फर्स्ट है बफर एक्शन ऑफ सिंगल बफर एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशंस consisting of single substance। जो सिंगल सब्सटेंस से मिलके बने हैं उनका बफर एक्शन मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अमोनियम एसीटेट, एग्जांपल से ही ज़्यादा समझेंगे। अमोनियम एसीटेट को जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया आप लोगों ने, इसका सॉल्यूशन बना लिया, तो अमोनियम एसीटेट क्या करेगा, अमोनियम एसीटेट को जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या बना लेगा, यू विल गेट व्हाट, ये एसीटेट आयन बना लेता है जो कि इससे प्रोटॉन ले सकता है, एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बना लेगा, ठीक है। ऐसे बना लेगा कि नहीं बना लेगा, आप लोग इसको इस तरीके से ना लिख के समझने के लिए, ये अमोनियम एसीटेट है,
वाटर के अंदर डालें और ये क्या बना लेगा, एक्वस एसीटेट आयन प्लस एक्वस अमोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रेटेड अमोनियम आयन और हाइड्रेटेड एसीटेट आयन बना लेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड, एसिड मतलब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ा दी है, एसिड इज एडेड then acetate ion react with वो किससे रिएक्ट करेंगे, with H positive ion of acid to produce a weak acid। वो एक वीक एसिड बना लेंगे ऑफ एसिड, जो बाहर से हमने एसिड डाला था उसके प्रोटॉन से क्या करेगा, एसीटेट आयन क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा। कंबाइन किया और क्या बना लिया, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या बन गया, ये तो वीक एसिड है, क्या ये प्रोटॉन रिलीज करेगा क्या ज्यादा? तो आप लोग कहोगे नहीं सर ये तो ज्यादा प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा, लेकिन उसने ट्रैप कर लिया किसको, प्रोटॉन को। जैसे कि ये मेरे पास अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन था, ठीक है, हमने ऊपर से क्या डाल दिया था, यहां से डाल दिया हमने एसिड डाल दिया। ठीक है, ये एसिड डाल दिया, एसिड डाल ले 2 ड्रॉप डाल दिए मान लो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस प्रोटॉन को पकड़ लिया एसीटेट आयन ने, ये एसीटेट आयन, तो क्या हो गया, एसिटिक एसिड एज वीक एसिड आयनाइज अप टू very small extent, hence it does not release appreciable amount of proton। बहुत ज्यादा प्रोटॉन नहीं रिलीज करते। ये एप्रिशिएबल से मतलब है जो एक्सपेरिमेंटल चेंज दिखाए। भाई यहां से पीएच जो चेंज दिखाए गए, पीएच में चेंज आना चाहिए था, लेकिन पीएच में चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि जो प्रोटॉन आए उनको तो एसीटेट ने पकड़ लिया और वो अब आयनाइज हो ही नहीं रहा है, बहुत कम आयनाइज हो रहा है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, हेंस नो चेंज इन पीएच इज ऑब्जर्व्ड। पीएच में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें डाल देते हैं बेस। अब हमने यहाँ पे बेस डाल दिया, बेस के फिर 2 ड्रॉप डाल दिए। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मींस OH आयन कंसंट्रेशन हमने ऐड कर दी, इज एडेड, तो क्या होगा, दी अमोनियम आयन, जो अमोनियम आयंस हैं दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल आयन, वो हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ बेस जो तुमने ऊपर से डाला है उससे ये रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस अ वेरी वीक बेस, बहुत ही वीक बेस बना लेंगे। जैसे ये अमोनियम आयन है और ये OH आयन है, और क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये ज्यादा आयनाइज होगा क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, एज वीक base ionize up to very small extent, hence it does not release appreciable amount of OH ion। और जब OH आयन हमने डाला था वो तो ट्रैप कर लिया अमोनियम आयन ने। अब जब अमोनियम आयन ने ट्रैप कर लिया तो भाई OH आयन तो फ्री रहा ही नहीं, OH आयन आने से ही तो pH में चेंज आना था ना, और उसको तो अमोनियम आयन ने पकड़ लिया, और अमोनियम आयन ने पकड़ते ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, वो रिलीज ही नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या पीएच में चेंज आएगा, हेंस नो चेंज इन पीएच इज ऑब्जर्व्ड। सो दिस इज द बफर एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सब्सटेंस। क्लियर है? तो दिस इज द मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म बफर एक्शन होता है। नेक्स्ट बी आता है बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस का कैसे काम होता है? तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं लाइक एसिटिक एसिड, तो ये किसका मिक्सचर होता है, एसिटिक एसिड का, मतलब वीक एसिड का, और साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा, अब देखते हैं, ये तो सारा समझ ही गए थे।
एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, वीक एसिड है तो इट विल आयनाइज अप टू स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, बहुत ही कम आयनाइज होता है। और ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या कर रहा है, सोडियम एसीटेट पूरा का पूरा टूटेगा क्योंकि साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो पूरे टूटे हैं। तो एसीटेट आयन क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एसीटेट आयंस प्रोवाइड, तो कॉमन आयन हो गए कि नहीं हो गए, एज एसीटेट आयन इज अ कॉमन आयन, कॉमन आयन, हेंस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट, डिसोसिएशन ऑफ, आयनाइजेशन इज अ बेटर टर्म, आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड, इज सप्रेस्ड। याद होगा ना आप लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट, ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल से भी बता सकते हो भाई। इसमें इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, एसीटेट आयन आए तो कंसंट्रेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो क्या हो गया, कॉमन आयंस बढ़े हैं तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या प्रोटॉन ज्यादा रिलीज होंगे, तो नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड, पहले एसिड ही कर लेते हैं चलो, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड तो क्या होगा, तो वही सेम H पॉजिटिव आयन डाला, H पॉजिटिव आयन डालेंगे कि नहीं डालेंगे, तो H पॉजिटिव आयन डालेंगे तो एसीटेट आयन H पॉजिटिव को कंबाइन कर लेगा, तो कंबाइन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में, है कि नहीं। और वापस एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन क्या हो रही है, सप्रेस हो रही है। तुम ये कह सकते हो सर क्यों, जब हमने यहां से एसिड डाला इस H पॉजिटिव को तो ये एसीटेट आयन के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लिया, एसिटिक एसिड बना लिया। अब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो और ज्यादा प्रोटॉन होंगे, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसकी जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस रहेगी, ठीक है। आप लोगों को लिखने के लिए तो बहुत सिंपल सी चीज है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड द एसीटेट आयन रिएक्ट विद किसके साथ, H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड टू प्रोड्यूस अ वीक एसिड, एक वीक एसिड बना लेगा। और वो वीक एसिड क्या है, दैट इज एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन इन इक्विलिब्रियम विद द एसिटिक एसिड, बना लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, यहां लिख देता हूं चलो, एक्चुअल में आगे नहीं आएगा ये, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड और वीक एसिड इज सप्रेस्ड एंड हेंस इसकी वजह से क्या होगा, कंसीक्वेंटली लिख लें, एंड कंसीक्वेंटली द प्रोटॉन जो हमने बाहर से ऐड करे थे, प्रोटॉन एडेड फ्रॉम आउटसाइड does not lead to change in pH। भाई pH तो तब चेंज होती ना जब प्रोटॉन आके फ्री रहते, पर प्रोटॉन को तो किसने ट्रैप कर लिया, एसीटेट आयन ने। और अब क्योंकि वो एसिटिक एसिड में बन गया तो डिसोसिएशन, आयनाइजेशन दिया, डिसोसिएशन बढ़ना चाहिए था, पर वो बढ़ा क्यों नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। आगे समझ में बात। नेक्स्ट आता है, इसी में अगर हमने डाल दिया जाए बेस, इसमें बेस डाल दिया जाए, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, अब बेस ऐड कर दिया तो बेस क्या करेगा, OH आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए था, तो तुम कहोगे सर फिर भी हो गया कि H पॉजिटिव कम हो गए, पर क्या हो रहा है, जैसे ही H को देंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो और प्रोटॉन आ जाएंगे, तो नेट pH में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या बोला, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड द H पॉजिटिव आयन
किसके साथ थे ये H पॉजिटिव आयन ऑफ वीक एसिड रिएक्ट्स विद किसके साथ, रिएक्ट्स विद OH आयन ऑफ बेस, जो आपने डाला था बाहर से बेस डाला था ना, OH आयन बेस डाला, बेस टू प्रोड्यूस अ वीक बेस, टू प्रोड्यूस अ न्यूट्रल मोलिक्यूल दैट इज वाटर। वो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो H पॉजिटिव प्लस OH आयन क्या बना लिया है, H2O बना लिया। ठीक है, तो न्यूट्रल से क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन pH, सो नो चेंज इन pH, सो नो चेंज इन pH ऑफ solution on addition of small amount of base। तो जैसे ही आपने बेस डाला तो क्या हुआ, pH में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सो दिस इज बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बफर एक्शन ऑफ C, लास्ट वन, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वीक बेस होगा, ये वीक बेस हो गया, और साल्ट है किसका, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलो बनाते हैं वही सेम कॉमन आयन इफेक्ट फिर से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन प्लस OH आयन बन गया। अमोनियम क्लोराइड इज अ साल्ट, तो इट विल आयनाइज कंप्लीटली अमोनियम क्लोराइड, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट है। तो एज अमोनियम आयन इज अ कॉमन आयन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए यहाँ पे आप भी ऐसे एग्जांपल से ही, इज अ कॉमन आयन, हेंस ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सप्रेस्ड। आप लोगों को ये कॉमन आयन इफेक्ट जरूर याद रखना है। तो अब क्या करते हैं, बेस से ही बात कर लेते हैं, पहले बेस डाल दिया जाए। अब बेस क्या करेगा, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, तो क्या होगा, ये जो बेस है ये अमोनियम आयन के, द अमोनियम आयन रिएक्ट विद OH आयन ऑफ बेस टू प्रोड्यूस क्या बनाएगा, टू प्रोड्यूस अ वेरी वीक बेस। तो वो एक बहुत ही वीक बेस बना लेगा। अमोनियम आयन प्लस OH आयन गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो आयनाइजेशन है मैं यहां लिख देता हूं, आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी वीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज up to very small extent, hence no change in pH is observed on addition of small amount of base। बहुत ज्यादा बेस भी नहीं डालना है, कहीं आप बहुत ज्यादा बेस डाल दें उससे तो pH चेंज हो सकती है, कुछ ड्रॉप्स ही डालते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, जब हमने क्या डाला है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। अगर हम इसमें एसिड डाल दें, एसिड डाल दो भाई, अब क्या कर दिया, बेस की बजाय H पॉजिटिव डाल दिया, तो क्या होगा, H पॉजिटिव OH आयन से कंबाइन कर जाएगा। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडिड, the OH ion of weak base react with H positive ion of acid to produce a neutral molecule, एक न्यूट्रल मोलिक्यूल बना लेगा, मोलिक्यूल दैट इज H2O। तो H पॉजिटिव प्लस OH आयन गिव्स H2O। तो क्या होगा, so no change in pH of solution is observed on addition of small amount of acid। जब आपने थोड़ा सा एसिड डाला तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लिया, तो pH में चेंज कैसे आएगा, आया समझ में। तो ये है बफर एक्शन, क्लियर है। तो ये बफर एक्शन समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज pH ऑफ बफर मिक्सचर्स। बफर मिक्सचर्स की pH कैसे निकाली जाती है, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि सर
जब हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं वहां तो स्ट्रॉन्ग एसिड का भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, वीक एसिड का भी बना रहे हैं। तो याद रहे जो हमारे पास जो ये एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ये वीक एसिड के हैं। तो जो एसिडिक बफर है उसकी तो रेंज है pH 4 to 7 और जो बेसिक बफर्स रहते हैं उनकी चलती है 7 to अराउंड 10 के करीब चलती है, 7 से 10। मतलब ये तो एसिडिक बफर की pH रहती है हमारे पास और ये रहती है बेसिक बफर्स की pH। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा एसिडिक चाहिए, जैसे कि आपको HCl का ही बनाना है, बफर सॉल्यूशन ही बनाना है, तो उनकी pH 4 से नीचे भी हो सकती है और 10 से ऊपर भी हो सकती है बेसिक बफर्स की, तो वो भी बन सकते हैं। बट जो जनरल बफर सॉल्यूशंस है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई, क्या बता रहा था मैं, pH कितनी pH आएगी, pH ऑफ बफर मिक्सचर्स। बफर मिक्सचर्स की pH ये आपके सिलेबस में है और इसको बोलते हैं, दिस इज दी हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन। हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन ये आपके सिलेबस में, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है और ये आपको आनी भी चाहिए। तो हम लोग एक ले लेते हैं, सबसे पहले एक की निकाल लेते हैं कि तो सब में सेम ही आएगी, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे सिंपल ले लेते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। हम लोग एसिडिक बफर मिक्सचर या एसिडिक बफर सॉल्यूशन ले लेते हैं। मिक्सचर लिखा है तो ऊपर मैं यहाँ भी मिक्सचर ये लिख देता हूँ, एसिडिक बफर मिक्सचर। ओके, एग्जाम्पल क्या लिया था हम लोगों ने, एसिटिक एसिड ले ले प्लस CH3COONA। इट वुड बी easier to calculate the pH by using an example। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो थोड़ा आसानी से हो जाता है, क्योंकि यह सब आपको आइडिया है कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कैसे चलेगा, एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन में टूटेगा, तो व्हाट विल बी Ka फॉर इट, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसीटेट आयन इनटू H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, यही चलेगी। अब तुम्हें pH निकालनी है तो H पॉजिटिव को एक साइड रख लेते हैं, बाकियों को इधर ले आते हैं। तो H पॉजिटिव किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। यही होगा कि नहीं होगा। अब इसका लॉग ले दो दोनों तरफ, लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। ऐसे लिख सकते हैं। तो log ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू log ऑफ A इंटू B का फार्मूला लगा दें, log ऑफ K प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, टेकिंग नेगेटिव log ऑन बोथ साइड्स। नेगेटिव ले दे दोनों तरफ, नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव, नेगेटिव log ऑफ K, नेगेटिव log ऑफ this। What is negative log of H positive is pH. What is negative log of K is equal to pKa minus log of concentration of acetic acid divided by concentration of acetate ion। अब हमें एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन हमें चाहिए। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, आपको पता है, दिस इज हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन, जनरल लिख दूंगा अभी। आपको पता है कि सोडियम एसीटेट किस में टूटेगा, इज विल डिसोसिएट इनटू एसीटेट आयन, सोडियम आयन। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयंस, इसके आयंस की कंसंट्रेशन के बराबर है। तो दिस इज अ साल्ट दैट इज सोडियम एसीटेट, तो इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर है, इसके आयंस की कंसंट्रेशन के बराबर भी है, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ ना भाई, तो पूरा टूट गया। तो अब किसकी कंसंट्रेशन, जितना ये था, अगर 50 के 50 बच्चे पास हो गए अगली क्लास में चले गए, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हायर क्लास, तो आप लोगों का आंसर होगा सर जितने यहाँ थे उतने ही वहाँ है। तो जितनी कंसंट्रेशन यहाँ थी उतनी कंसंट्रेशन ये भी है।
ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, pH इज इक्वल टू pKa माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। एसीटेट आयन जो है, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इट, तो दिस इज नोन एज द हिंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, इसको बोलते हैं हिंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। याद रखने का तरीका है, अगर आप इसकी पीएच वैल्यू निकाल रहे हो और यहाँ पे नेगेटिव है तो याद रखना नास, नेगेटिव है तो एसिड बाय साल्ट, अगर यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं तो pKa माइनस log ऑफ, ऊपर चला गया नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव, साल्ट बाय एसिड, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय एसिड, तो क्या बन गया, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट बाय एसिड। तो ये PS से याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर नास याद रख सकते हो, नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाय साल्ट, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से POH भी निकाल सकते हैं, निकालें। तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस के लिए भी मर्जी है, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप सबको पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे pH प्लस POH की वैल्यू कितनी है, 14 के बराबर, तो POH किसके बराबर हो जाएगा, 14 माइनस pH, तो pH की वैल्यू तो ये रही आपके पास, ठीक है। आप लोग नहीं चाहते, आप लोग नई इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, तो मैं लिख रहा हूं फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशंस, बेसिक बफर सॉल्यूशंस, तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस के लिए हमने ले लिया वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूट गया, अमोनियम आयन प्लस OH आयन, याद रहे ये तब टूटेगा जब सॉल्वेंट में डालोगे, दैट इज व्हाई दीज आर these solutions, buffer solutions, not only the buffer salts, these are the buffer solutions। तो क्या हो जाएगा, Kb आएगा यहाँ पे, concentration of ammonium ion into concentration of OH ion divided by concentration of ammonium hydroxide, हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली यू कैन सॉल्व। तो OH आयन किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू Kb into ammonium hydroxide, that is a base divided by the ammonium ion, जो कि साल्ट से प्रोड्यूस होगा। तो नेगेटिव log of OH नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव log of Kb माइनस log of concentration of ammonium hydroxide डिवाइडेड बाय concentration of ammonium ion। मैं पूरा सॉल्व ही कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो व्हाट इज इट, दिस इज POH, दिस इज PKb, नेगेटिव log of ammonium hydroxide क्या है, इज अ बेस, और ये कंसंट्रेशन किसके बराबर है, अमोनियम क्लोराइड पूरा का पूरा टूटेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, तो इसकी कंसंट्रेशन साल्ट के बराबर है बाय साल्ट, ठीक है। तो दिस इज दी POH, आ गया समझ में। तो आप लोग इस तरीके से हिंडरसन हेजलबैक इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बफर सॉल्यूशंस। अब अगर इसकी एप्लीकेशंस जानना चाह रहे हो तो आप लोगों ने बहुत सारे, मैं वैसे बता देता हूँ, हमारी बॉडी में है बफर सॉल्यूशंस मेंटेन, जो इसकी बफर नेचर है, ब्लड की जो बफर नेचर है वो मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर एसिड बढ़ जाता है तो एसिडिटी हमारी बॉडी के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, एसिडिक नेचर हो जाती है, जिसकी वजह से जलन महसूस हो जाती है। तो हमारा जो डाइजेशन है उसको प्रॉपर रखने के लिए, हमारी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए, हमारी बॉडी क्या पीएच अभी बताया था थोड़ी देर के बाद पहले, जो न्यूट्रल पीएच था दैट वाज 6.8, ठीक है, वो रखना पड़ता है। और ज्यादातर केसेस में इट इज मेंटेन्ड एज एल्कलाइन एंड दैट इज 7.4। जो हमारा ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, 7.4, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर पे न्यूट्रल पीएच 6.8, लेकिन हमारा ब्लड का जो पीएच है
वो कैसा है, बेसिक बफर होता है ये, और इसकी वैल्यू रहती है 7.4। तो ये यूज है, बहुत सारी बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडीज हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज हैं, उनमें बफर एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इसीलिए बफर सॉल्यूशंस के बहुत सारे यूजेस हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपने पढ़ी होंगी। आयोडीन के एस्टिमेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बफर बोरेट सॉल्यूशन को यूज किया था, तो वहां भी इसका यूज होता है। तो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो बस यही आपको याद रखने थे। होपफुली मैंने सारी बातें बता दी। मैं कंक्लूजन भी इसका इसलिए नहीं बता रहा तो ये बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है। क्या क्या कंक्लूड करोगे बताओ, क्या किया था बफर सॉल्यूशन जो कि पीएच ना चेंज होने दे। बफर एक्शन क्या होगा, बफर एक्शन से पहले टाइप्स जान लो। एक तो सिंगल सब्सटेंस के हैं, वीक एसिड वीक बेस से बना होगा साल्ट उनका। फिर है एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा और उसी का साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। और एसिडिक बफर तो ये हो गया, बेसिक बफर में वीक बेस होगा और इसी का साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। बस यही बताया। और उनकी पीएच कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, कंसंट्रेशन देख लें, निकाल के आ जाएगी। एक होती है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है कि आपने कितने मोल्स डाले एसिड या बेस के, ताकि उसकी पीएच जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में आपने कितने मोल्स ऑफ एसिड या बेस डाले, ताकि उसकी पीएच में पीएच चेंज हो जाए बाय यूनिटी। उसकी जो पीएच है वो उसमें 1 चेंज आए। ठीक है, अगर पीएच 6 थी तो वो 5 या फिर 7 हो जाए। ठीक है, तो वो यूनिटी चेंज लाने के लिए पीएच में यूनिटी चेंज लाने के लिए 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में हम लोग उसमें कितने मोल्स ऑफ एसिड या बेस डालेंगे, दैट इज नोन एज दी बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या है, बफर कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एडेड डिवाइडेड बाय दी, कितने मोल्स आपने ऐड किए, डिवाइडेड बाय द चेंज इन पीएच। ठीक है, ये भी डी से ही लिख देता हूँ, या सिंपली एन भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ही तो किए ना आपने, नंबर ऑफ मोल्स व्हाट इज डी, चेंज इन पीएच। तो पीएच में चेंज आ गया, मान लो कि हमने डाला 5 मोल्स डाले, 5 मोल्स डाल के उसकी पीएच में चेंज आ गया, तो पीएच डेल्टा पीएच काफी चेंज हो गया, 7 पीएच आ गया। मतलब पहले पीएच 2 जो थी वो तो, जो फाइनली पीएच हुई वो तो थी 7, और पहले पीएच 1 जो थी वो थी कितनी, ओके लेट इट बी 9, और पहले थी 2, तो कितना चेंज आ गया, 7 का आ गया ना। लेकिन हमें बफर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो 9 पीएच चेंज के लिए तो हमें चाहिए थे 5 मोल, तो 1 पीएच चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/7 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 पीएच चेंज के लिए तो कितने मोल्स चाहिए थे हमें, 5 मोल, तो 1 पीएच चेंज के लिए कितना चाहिएगा, 5/7। तो यही तो फार्मूला लिखा है, मोल्स बाय चेंज इन पीएच, कितना पीएच में चेंज आया, दैट इज नोन एज द बफर कैपेसिटी। तो याद रहे 1 लीटर सॉल्यूशन लेना आपने, मतलब यूनिटी सॉल्यूशन लेना है, यूनिटी वॉल्यूम सॉल्यूशन, वो दैट कैन बी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, दैट कैन बी 1 लीटर, दैट कैन बी 1 मिलीलीटर। आप लोगों को एक लेना है यूनिटी वॉल्यूम। वो आप लोग पर, जैसे कि ये जो बफर कैपेसिटी आएगी, ये क्या आएगी, मोल पर लीटर में भी आ सकती है, ये आपकी मोल पर मिलीलीटर भी आ सकती है। वो आप लोगों ने खुद से देख लेना है कि आप कितना बनाना चाहते हो, बस यूनिटी रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो 2 ml कर दिया, 2 ml है तो उसको 1 ml में कन्वर्ट करेंगे, तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय वॉल्यूम एज वेल इन दैट केस। बट ज़्यादातर बफर कैपेसिटी में आप लोग वो यूनिटी ही देगा, आप लोगों को मोल्स और चेंज इन पीएच मेजर करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। सो आई थिंक द सिलेबस इज कंप्लीटेड नाउ। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों के असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा। हो सकता है इस बार का जो एग्जाम ना हो और एग्जाम नहीं होते हैं तो आपके इंटरनल असेसमेंट पे बेस्ड ही आपके मार्क्स लगेंगे। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए मुझे आप लोगों के टेस्ट लेने पड़ेंगे और वो टेस्ट आप लोगों को प्रॉपरली देने पड़ेंगे। ठीक है, उनके बेस पे हम लोग आपको असेस करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो वो उनको, जिन्होंने देखा है वो उनको बोल दें कि देख लें वीडियो, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।
आप लोगों का ये सेशन अच्छा गुजरे। और कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर जो पीछे का जो फेस टू फेस क्लासेस में हो गया था वो भी दोबारा से आप करवा दो, वो दूसरे कॉलेज के बच्चे थे, तो मैं उनके लिए भी वो वीडियो अगर दोबारा से फिर से मैसेज आएगा तो मैं फिर से बना दूंगा, जैसे ही टाइम मिलेगा काइनेटिक्स पे बेस्ड भी बना देंगे। तो मिलते हैं बच्चों फेस टू फेस क्लासेस में, बाय।